नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के चलते ठप पड़ चुकी देश की अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए कल प्रधानमंत्री द्वारा 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री ने जब कल यह ऐलान किया, आज ये उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विस्तृत ब्यौरा कार्य देश के प्रस्तुत करेंगी। आज सीतारमण ने, जो इसकी वित्त मंत्री हैं, समक्ष 20 करोड़ की एक रूपरेखा रखने की कोशिश की। इसमें उन्होंने एमएसएमई सेक्टर में अधिक मात्रा में लोन दिए जाने के प्रयास किए और बैंकों से ये लोन आसानी से लिए जा सकते हैं। कर्ज की सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तिथि तक बढ़ा 30 नवंबर तक दी गई। पीएफ की कटौती की गई है ताकि उद्योग धंधे और प्राइवेट कंपनी के लोगों को इससे कुछ लाभ मिल सके। रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री ने बात कहा था कि लिक्विडिटी और लॉ और चीज़ों को लेकर जो कुछ भी वो सोच रहे हैं, जो 4L उन्होंने बताए थे लोगों को, जिसमें होने की चीज़ें की गई थी कि ग्लोबल बनाने की। तो इस ग्लोबल जंग में लोकल प्रश्न है। लेबर लॉ हमने रिफॉर्म कर दी है, लिक्विडिटी भी ला दी है। ऐसे में हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स में क्या हो सकते हैं, एमएसएमई क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, बड़ा प्रश्न। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इन सब वजहों से कहीं हम कोरोना वायरस की लड़ाई है उसको पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं, उसको हम कहीं बैक बेंच में तो नहीं डाल रहे हैं, उसको हम कहीं पिछली सीट पर तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम फिक्स सकते हैं, लेकिन इस वायरस ने तमाम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया तो शायद उससे उबरना हमारे लिए मुश्किल होगा। लिहाजा सरकारों की प्राथमिकता सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हमें कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण को रोकना और जो संक्रमित हो गए हैं उनका बेहतर इलाज करके वापस उनको सामान्य जिंदगी में लाना। ये सरकारों ने प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता, हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को बहुत ही कौशन के साथ स्टार्ट किया। जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ पैकेज किया, इसका डिटेल्स सबके पास है और आज हम इसकी चर्चा भी कर भी आई। ये लिक्विडिटी कैसे लाएगा मार्केट में। हमने जो लेबर लॉज रिफॉर्म किए हैं उसमें वो मजदूरों के हक में है या फिर मजदूरों के विनाश में है, इस फायदा किसको होगा। जो और हम परिवर्तन कर रहे हैं, जो हम लोकल होने की बात कर रहे हैं, तो हमारे किसी ब्रांड में है कि हम ब्रांड को ग्लोबल पोजीशन तक पहुंच पाए तक से कि हम बहुत कुछ ऐसा ग्लोबल मार्केट अचीव नहीं कर पाए हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी। कैसे इस देश का जो इंडस्ट्री सेक्टर है और विशेष तौर पर मैं सर्विस सेक्टर का और एग्रीकल्चर सेक्टर का, इन दोनों की हालत बुरी ही नहीं, ये तबाही के ओर चलेगी। इस सर्विस सेक्टर में अगर आप ट्रैवल जोड़ लें, टूरिज्म जोड़ लें, तो स्थिति और भयानक हो जाती है। हालात बड़े बदतर हैं। ऐसी स्थिति में इस इंडस्ट्री को सर्वाइव करना भी एक कठिन चुनौती है। दूसरी बड़ी विपदा पिछले 45 दिनों से ये देश झेल रहा है, जिसके बारे में एक सार्वजनिक चर्चा सरकार ने सार्वजनिक श्वेत पत्र देनी चाहिए। आखिर इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं। सरकारों ने इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उनकी नीतियों के कारण जो करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, सरकार का बनता है कि सरकार उन्हें जवाब दे या उनके लिए उचित व्यवस्था करे। अब बातें करने का वक्त नहीं है। अब आम लोगों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था हम करके देना है। लोगों के सब्र का सारे बहुत बेजा फायदा उठाती हैं। सरकारों ने भी ये चाहना चाहिए कि वो जिस प्रकार से ढिलाई कर रहे हैं वो एक नुकसानदायक है। आज भी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, आगरा, इन सब जगहों पे से जो भी राजस्थान, जो सुदूर दक्षिण भाई लोग हैं, वो अपने परिवार के साथ जानवरों से भी बदतर हालत में, कोई ट्रकों के भीतर, कोई पैदल, कोई टेम्पो में, कोई कैसे भी अपने सफर को पूरा करके गांव पहुंचना चाहता है। ये एक सामाजिक अदा है जो भारत के पहली बार आई है और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि सरकारें इसे हैंडल करने में फेल रही हैं, चाहे वो राज्य हो, केंद्र की हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे उत्तर प्रदेश या राजस्थान हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो, सारी माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस
में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। मजदूर और गरीब आत्मनिर्भर हो गया है, वो पैदल चला आ रहा है, उसको सरकार के सिस्टम पर अब भरोसा नहीं है, एक चिंता की बात है। दूसरा, जो लोग इंडस्ट्री की वकालत कर रहे हैं उनसे जानना चाहूँ कि जब मजदूर ही नहीं है, जब लेबर फोर्स ही नहीं है, तो आप कौन सी इंडस्ट्री शुरू करने की बात करें? एक बात। तो आइए पहले आज कुछ वित्त मंत्री और उनके जूनियर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब क्या, फिर एक बड़ी हम आगे बढ़ाएंगे। Automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग है, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन के लिए किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल लाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी। मुझे विश्वास है कि सरकारें गरीब, मजदूर, आम आदमी, ठेले व्यापारी, गरीब, स्ट्रीट वेंडर्स, वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी समस्याओं पर भी उतनी ही शिद्दत के साथ ध्यान देगी। ये एक बड़ा विषय है। तो मैं पहले से भी कह रहा हूँ और फिर आज वही बात हो रही है कि भारत सिर्फ कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी पाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लेकिन ये प्राथमिकता तय करनी होगी कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है या आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। हमें दोनों में एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। संतुलन इसलिए आवश्यक है बहनों भाइयों, क्योंकि 45-50 दिन की कोरोना की लड़ाई में आपने जो त्याग दी है, आपने जो साधना दी है, आपने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आपने जो दुख तकलीफ दी है, आप लोगों ने जो खून है इस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से गया है, मृत्यु हुई है लोगों की, उनके भी परिश्रम और उन त्याग को कमतर नहीं आ सकता। लिहाजा सरकारों को कोरोना को प्राथमिकता सूची में सबसे रखना होगा, क्योंकि इसमें भारत के 133 करोड़ लोगों का त्याग, परिश्रम, खून शामिल है। लिहाजा हम कोरोना की लड़ाई को पीछे नहीं जाना चाहिए। हमने भी ये संकल्प करना और सरकारों को भी ये बात समझानी पड़ेगी कि कोरोना लड़ना महत्व है। अर्थव्यवस्था फिक्स कर सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी चली गई तो हम उसे फिक्स नहीं कर सकते हैं, और मजदूर इशू की सरकारों ने देना चाहिए। नवीन तो भारतीय जनता पार्टी से, मनीष हिंदवी जी, आलोक वर्मा मेरे साथ कार्यक्रम में है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस हैं, ताहिरा हसन जी मेरे साथ हैं, मनोज अग्रवाल जी प्रोफेसर जी हैं, और विपिन मन है मेरे साथ, नो एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। सो धन्यवाद, थैंक यू मच कि आप सब आज इस महत्वपूर्ण मसले पर अपनी चर्चा के साथ तैयार हैं। नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, भारत की सरकार ने कोरोना की लड़ाई को पीछे डाल दिया है और अब आपके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आपकी पहली प्राथमिकता है। तो हमने जो 50 दिन का त्याग किया है, तपस्या की है, अपना सब कुछ गंवाया है, फिर इसका क्या? जी, निश्चित रूप से सरकार की पहली प्राथमिकता तो कोरोना से ही लड़ना है, क्योंकि आपने भी जैसा कहा और इसको हम सब लोग जानते हैं कि जान है तभी फिर जहान है, लेकिन जान के साथ जहान भी जरूरी है। भारत ऐसी इतनी बड़ी आबादी का देश एक बहुत लंबे से तक आर्थिक गतिविधियों से दूर नहीं सकता है, इसलिए से सोशल डिस्टेंसिंग का सारे मेडिकल टर्म्स कंडीशंस हैं उसका ध्यान देते हुए हमको कुछ न कुछ गतिविधियां शुरू करनी होगी, और हमने धीरे धीरे शुरू भी। बात लगातार दूर की, हमारी बहुत बड़ी आबादी भी इनके ऊपर निर्भर है। किसान का भी कटाई का सीजन था, गेहूं कट रहा है, गेहूं की खरीद हो रही है, अभी आने वाले समय में धान की होगी और कृषि सत्र शुरू होगा। मजदूर के लिए सामान्य जब हम लोग क्या करते हैं, मन में भावना है कि कोई सड़क के किनारे के करता है वह व्यक्ति दूर, लेकिन मजदूर सिर्फ वो नहीं, वह हर व्यक्ति जो इसके पारिश्रमिक, चाहे किसी बड़े ऐसी कंडीशन
ऑफिस में बैठ के काम करने वाले हो चाहे सड़क पर काम हो। सरकार ऐसे दो प्रकार के मजदूरों में जो पारिश्रमिक पाते हैं सामने स्थापित करके जी एमएसएमई उद्योगों के ये कहा कि कोरोना की लड़ाई आप पीछे नहीं बिल्कुल नहीं डाला। पिछले एक हफ्ते से आपके उत्तर प्रदेश के शहरों में तौर पर लखनऊ ही देख लें, नोएडा देख लें, मेरठ देख लें, इस पर भीड़ है, ट्रैफिक लग रहा है भाई। नहीं भाई हम कोरोना से लड़ रहे हैं या अगर हमने 50 तो हमने तो वो था या अभी हम जो कर रहे हैं तब गलत है। आंकड़ों के आधार पर नवीन जी बात होनी चाहिए। आंकड़े ये सजेस्ट करते हैं कि आपके यहाँ कोरोना बढ़ा है, तो आपको पहले ही स्मार्ट लॉकडाउन में जाना चाहिए था साहब। कंप्लीट लॉकडाउन हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। या तो आप तब गलत थे या आज आप गलत हैं। मैं कह रहा हूं कि 50 दिन में जो 133 करोड़ लोगों का त्याग है उसको मिट्टी में ना मिलाया जाए। ब्रजेश जी मैं आपकी बात से आपकी भावना से पूरी तरह सहमत हूं, आपकी चिंता है, लेकिन हम कहीं भी किसी के बलिदान को माइनस नहीं कर रहे हैं। हमको विधियां शुरू करती तो हम धीरे शुरू कर रहे हैं। मैं जिस था हम सबसे अधिक मजदूरों चिंता कर रहे हैं तो एमएसएमई ऐसा सेक्टर है यहाँ पर सबसे अधिक लोगों को रोजगार दे सकते। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप भारत, आप याद करिए ब्रजेश, सारे लोग बचपन में कहीं न इतिहास कहानी पढ़ते रहे कि दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे नहीं थे, लेकिन हम जो कुटीर उद्योग थे उनके माध्यम से गांधी का ग्राम स्वराज ही हमको सभ्यता के शीर्ष पर पहुंचाया था। एमएसएमई के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या आप में लोगों ने खोज एमएसएमई, जैसे ये एमएसएमई ना हो गया कोई चमत्कारिक मणि के हाथ लग गई है को छू देंगे तो वो सेक्टर मार हो जाएगा। अरे एमएसएमई की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? 5000 करोड़ का भी धंधा नहीं है और आप एमएसएमई को ऐसे जैसे पारस मणि मिल गया जिसमें चाहेंगे रख देंगे और वो सोने का हो जाएगा। अभी मैं बीपी हुआ ना, वो तो एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन करते हैं। इट्स नॉट ए पारस मणि। देख रहा हूँ इस समय हर कोई एमएसएमई भाई क्या है आपके पास एमएसएमई? सुन लीजिए, एमएसएमई ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे सामने संभावनाएं हैं। क्या राष्ट्र में हुआ छोड़ दीजिए, हम उन चीजों को देखना है कि कहां किस क्षेत्र में बेहतर मैं अब कर आपके सकते हैं। मित्र सुरेंद्र चंद बड़ी डिबेट में मैं चाहता हूं कि अच्छे से आए, इनका लोगों को रोजगार कर सकते हैं। भाई सुरेंद्र ने तो इतना बड़ा योगदान दिया कि जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ इतना अमाउंट अर्थव्यवस्था में पंप किया। ये भी अब तक का है। अब तक किसी सरकार ने अर्थव्यवस्था में एक फाइनेंशियल ईयर में इतने पैसे पंप नहीं किए। आपको कांग्रेचुलेट करना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, हम कांग्रेचुलेट करेंगे अगर ये 20 लाख करोड़ का लिक्विड पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में अगर 20 लाख करोड़ एडिशनल आ जाएगा तो हम खड़े होकर के ताली बजा करके, थाली बजा करके, मोमबत्ती जला करके सब तरीके से हम कांग्रेचुलेट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पैकेज यथार्थ के धरातल पर आज आए, न के लिए कुछ, न मजदूर के लिए कुछ, ना गरीब के लिए कुछ, और ये राहत पैकेज है या कर्ज पैकेज है, इसको देखने वाली बात है। आज आपने क्या कहा कि ये क्या नाम, राहत पैकेज के नाम पर आपने एक लिक्विडिटी का कर्ज कहा। 12 महीने हम क्या करेंगे, आपसे 4 साल का कर्ज दे रहे हैं, कोलेटरल एडिशनल लेंगे, कोलेटरल फ्री नहीं है, कोलेटरल एडिशनल लेंगे। और हमारे पास क्या है कि साहब 12 महीने आप प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए, सो प्रिंसिपल मत दीजिए, ब्याज दीजिए। व्यापारी मांग रहा है, छोटा व्यापारी मांग रहा है, आप और हम मांग रहे हैं कि हमें ब्याज मुक्त कीजिए क्योंकि हमारा धंधा नहीं चल रहा है। आप कह रहे हैं कि हम आपसे ब्याज जरूर लेंगे, केवल 1 साल बाद दीजिए। तो ये कर्ज पैकेज है, ये कोई राहत पैकेज नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि आज भी मेरा मजदूर सड़क पर मर रहा है। आज भी किसान के लिए एमएसपी, इस बार पहली बार हुआ है कि किसान के लिए कोई एमएसपी घोषणा नहीं हुई, मिनिमम सेलिंग प्राइस की कोई घोषणा नहीं हुई है। और आज भी तो बेरोजगारी की दर पूरे देश में लॉकडाउन से पहले 7% थी, इस लॉकडाउन से उत्तर प्रदेश में 27% थी, आज 42%। पर ये एमएसएमई का कोई पारस मणि लाए को छू दो सोने का हो जाएगा। उनकी एमएसएमई है, आपके पास क्या है? मैंने कहा ना एमएसएमई को, एमएसएमई सुन लीजिए सर, एमएसएमई की भी आ गया बात कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई ये है 5000 करोड़ का टोटल, जब टोटल 5000 करोड़
है तो आप खाएंगे क्या और लपेटे क्या? मेरा ये मानना है इसकी सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि मजदूर के खाते में, किसान के खाते में योजना करी थी नरेंद्र मोदी कर दीजिए, पंडित दीनदयाल योजना कर दीजिए, लेकिन जब तक आप उसके खाते में 7,500 रुपया महीना डालेंगे तब क्रैश नहीं बढ़ेगी। एमएसएमई क्या कर लेगा? आप बहुत जाने माने शास्त्री हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अब आप आगे बढ़ाएंगे। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। उम्मीद आज जो है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से नहीं, आपके ऊपर कोई नैतिक दबाव ना बनाए, वो अपनी बात ही रखेंगे। प्रोफेसर साहब शुक्रिया इतना भी सूर्य जी को करने दें तो क्या करने देंगे? मेरा सवाल कुछ भी राहत है और जो अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ पंप करने की बात कही जा रही है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए क्या है? व्यापारी है, जो स्ट्रीट वेंडर है, वो ढाबे में काम करने वाला है, कर्मचारी है, वो स्ट्रीट वेंडर है, वो दिहाड़ी मजदूर है, वो सब्जी वो ठेले वाला है, वो खोमचे वाला है, वो रिक्शा चलाने वाला है, उसके लिए हिसाब क्या है इसमें? जो ये इसमें दो चीजें हैं। एमएसएमई की अगर हम डेफिनेशन देखें तो दो बातें होती। पहले मैन्युफैक्चरिंग को अलग रखा था, सर्विस को अलग रखा था, दोनों को मिला दिया है। रिक्शे वाले को अगर आप देखते हैं तो वो भी एक माइक्रो यूनिट है, खोमचे वाला भी एक माइक्रो यूनिट है। पहले वो सर्विस में था, अब वो सर्विस और इसका गैप खत्म करके एक कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या है कि लोन, इन लोगों को बहुत बड़ा लोन नहीं चाहिए। 3 तरह का इसमें रखा गया है और ये पहले से डेफिनेशन रही है और इसकी लिमिट इस बार पहले से है कि बढ़ानी चाहिए। तो इन परिस्थितियों में इनके लिए भी लोन क्या है, कोई भी काम करना चाहे, चाहे 10,000 रुपए वाला हो, चाहे 10 लाख वाला, चाहे 10 करोड़ रुपए वाला हो, वो सब इसी में आते हैं। माइक्रो की जैसे इसमें लिख दी गई है, उसी तरह से स्मॉल की है, उसी तरह से इसमें मीडियम की है, और ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। जी, इनको लोन कौन दे देगा सर? कैसे मिलेगी? इनके लिए कोई स्कीम है सर? इनके लिए कोई ट्रांसपेरेंट स्कीम है कि ये बेचारे क्या करेंगे? इनका धंधा कैसे चलेगा? देखिए, धंधा तो देखिए खुद पड़ेगा। जो बात आई, यदि इनकी पूंजी में लिक्विडिटी क्राइसिस, और लिक्विडिटी की क्राइसिस क्यों आई है? पहले भी रही है ऐसी कि लिक्विडिटी हमेशा है, लेकिन सरकार से लगभग 2 महीने से व्यापार पूरी तरह से ठप है, तो ये अपनी पूंजी खा चुके हैं। सर मैंने करने वाला भारत प्रोफेसर जिसने अपनी इकोनॉमी को रीस्टार्ट या रीओपन किया हो, दुनिया की जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना का ही उन्होंने अपनी जब इकोनॉमी को रीस्टार्ट या रीओपन किया तो वो टेम्परेरी मेजर्स के साथ नहीं है। ऐसा क्यों जा रहा है कि ये टेम्परेरी? हमारे कोई वृहद कार्य योजना नहीं है। आज मैं चाहूं, अभी विपिन जुड़ेंगे मेरे साथ, नोएडा इंटरप्रेन्योर एसोसिएशन चलाते हैं, ये बताएंगे कि आज व्यापारी के पास ये क्लैरिटी नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्री को रीओपन कैसे करे, सैलरी कैसे, उसके पास वर्किंग कैपिटल कैसे आए सर। ये कोर इशू है सर। देखिए ये टेम्परेरी मेजर के तौर पर इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कौन इस नहीं है आज ले लिया कल खत्म होता है। ये जो भी पैकेज है दीर्घ काल के लिए है। अब आपकी बात से रहा हूं कि वो किस से अपने कारोबार को आगे, उसमें सरकार की जो और तमामों चैलेंजेस इसमें सामने दिख रहे हैं, जैसे लेबर माइग्रेशन हुआ है हर राज्य का। अब सोचिए, बॉम्बे जो हब हुआ करता था, जो हमारे मेट्रो सिटीज हब हुआ करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, वहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेट हुए हैं। अब उनको सोचना होगा वो कैसे लाएंगे। अब बड़ी इंडस्ट्रीज के अभी उस पैकेज नहीं आया, वो बड़े चैलेंजेस हैं सर, बड़े चैलेंजेस हैं। और मेरे साथ सर विपिन मल्हान जी जुड़ चुके हैं, नोएडा इंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। विपिन जी बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया। नोएडा में आप लोगों की फैक्ट्रियों की क्या पोजीशन है? आप लोग क्या फैक्ट्री चला पाने की है? आपके पास क्या वर्किंग कैपिटल है, लेबर फोर्स है? आपके पास रीओपन करने का या फैक्ट्री रीस्टार्ट का कोई कार्य योजना सरकार ने आपने दी, या आपके समक्ष चुनौतियां क्या हैं? देखिए जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं अपने नोएडा की बात करता हूं तो नोएडा में तकरीबन 10,000 इंडस्ट्री हैं, तकरीबन 8 लाख श्रमिक कार्य करते हैं, और
मार्च में जिस टाइम लॉकडाउन सरकार ने करवाया कोरोना के लिए कोविड-19 में, तो सभी ने अपना इंडस्ट्री उसी टाइम बंद कर दी। उसके बाद से केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई और उसके बाद प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइन दी कि यहां पर इंडस्ट्री ओपन करी जाए। इंडस्ट्री क्या ओपन करी जाए? सिर्फ टर्म और कंटिन्यू प्रोसेस वाली। अगर नोएडा के अंदर 11,000 इंडस्ट्री है तो तकरीबन 1,600 इंडस्ट्री को परमिशन देंगे। उसमें भी मात्र नॉट मोर देन 40% लेबर, उससे ज्यादा आपके पास श्रमिक आप नहीं ले जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का आपने पालन करना है। हमारी शुरू से ही केंद्र सरकार से मांग थी कि जिस प्रकार से सरकार ने हमारी इंडस्ट्री बंद की है तो सरकार को ही चाहिए। मैं सुन रहा हूँ। हेलो गो अहेड। हेलो हेलो सुन रहा हूँ जी, प्लीज गो अहेड। ऑलराइट, उनका फोन कट गया, मैं वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ताहिरा हसन मेरे साथ जुड़। ताहिरा जी, टूरिज्म और एविएशन और सेक्टर, ये मैं मानता हूँ कि एक अहम है, करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। जो पैकेज अनाउंस हुए हैं इसमें इसको लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो समस्या मैंने अभी रिक्शा वाले तक की भी गिनाई है, इसको लेकर भी कोई एक नीति होनी चाहिए। नहीं, सवाल ये खड़ा होता है 30 लाख करोड़ जो कहा ने, तो लोगों के दिमाग में है से उनको करना चाहिए। जब आपने एक्सपेंशन के लिए इतना एक्सपेंडिचर होगा 2020-21 का, उसके लिए 30,000 करोड़ रखा है, लाख करोड़ रखा है, तो उसमें से 20 तो आप दे देंगे या अलग से देंगे, ऊपर से देंगे, या एक्सपेंडिचर को अब आप 10 लाख करोड़ कर देंगे। चीजें भी क्लियर की गई थी। और बात रही है आत्मनिर्भर और लोकल की, तो जब आपने मजदूरों को जो निर्भर करते नेशन, उनको तो आपने इस तरह से कर दिया कि लॉकडाउन से पहले आपने उनका कोई नहीं कि उनकी फूडिंग लॉजिंग का उनकी हालत जानवरों से भी बदतर है। अगर आप मुख्य मार्गों पे चले जाएं तो इंसान होने पर खुद को धिक्कार आता है। अगर आप सड़कों पे जाकर केवल उनकी हालत देख लें तो खुद के इंसान होने पर भी शर्म। महिला का बच्चा होता है 1 घंटे में चलती 30 किलोमीटर। शर्म आनी चाहिए हम सब कि हम इंसान हैं, हमारी इंसानियत पे शर्म चाहिए हमें। और उसके बाद अगर आपको फेजर इकोनॉमी खोलना था, इन फैक्ट्रीज को खोलना था, तो उन मजदूरों को रहने थी। जब आप इकोनॉमी रीस्टार्ट करते हैं आपके पास कोई एक वृहत कार्य योजना होनी चाहिए ना। बिल्कुल, दुनिया के हर देशों ने एक पूरी कार्य योजना रखी है। इतना आसान नहीं है ये। जो मजदूर इस मुसीबतों से पैदल चल के उसके पैर की हालत देखिए। देश का निर्माण सिंधवी जी, मनीष सिंधवी जी, बहुत सवाल है आपसे जी। पहला सवाल वो है, जब मैंने अपनी डिबेट की थी तो उसमें मैंने एक मसले को रखा था और वो सवाल मैंने आप ही के लिए रोक रखा था। क्या कोरोना की लड़ाई भारत ने पीछे ये तय कर लिया है कि कोरोना का प्रभाव या दुष्परिणाम जो भी हो वो होते रहें? भारत इकोनॉमी रीस्टार्ट करने पर फोकस कर रही। मैं देख रहा हूं कल से कोई कोरोना पे बात ही नहीं कर रहा। जितने कोरोना एक्सपर्ट थे नवीन जी, वो सब इकोनॉमिस्ट हो गए आज। नवीन जी, भाई साहब, इसका जवाब दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। अगर आप देखिए तो जैसे जिससे हमको लॉकडाउन खोलना चाहिए था, एक तो हम लॉकडाउन में बहुत हम एब्रप्ट गए और एब्रप्टली हमने खोल दिया, जबकि दोनों प्रोसेस बहुत जरूरी था। जब 22 हमने अचानक से जनता लगाकर बंद था, तब हमारे पास केसेस कम थे, हम अपने लोगों को दे सकते थे बंद, क्योंकि जो पेरिशेबल गुड्स वो सब अरबों रुपए का सामान बेकार हुआ, जिन पर 1 दिन 4 दिन 5 दिन 15 20 दिन महीने वाली एक्सपायरी वाले जो वस्तुएं होती हैं वो सब खराब हो गई। दे सकते थे, हम मजदूरों को लौटने का वक्त दे सकते, हमने नहीं। क्यों? अब हम सबसे स्ट्रिक्ट बात को एस्टेब्लिश कर रहे थे कि सबसे बड़े योद्धा हम हैं। आज जब हमारे गली गली में केस पाए जा रहे हैं, अगर हम पीछे के दरवाजे से निकल लेना चाहते हैं। हम लखनऊ में अगर बैठे भाई साहब, तो कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके घर के अगल बगल के 1 किलोमीटर के दायरे में कोरोना का मरीज ना आ गया हो। और आज की स्थिति यह है कि अभी मैं आपके यहां से आया हूं जब, तो पूरा शहर चलता रहा है। मतलब मैं अपना सड़क जब क्रॉस करता था तो ये हालत ये थी, आपके यहाँ 1-2 बात पहले भी आए थे, सन्नाटा था। आज मुझे वक्त क्रॉस करने में वक्त लगा। इसका मतलब क्या पूरा शहर चलने लगा? किसके आदेश से ये खुल गया? अभी तो हम 17 मई तक ऑलरेडी लॉकडाउन में।
पर ये नजारा क्या, मतलब कोई मजाक चल रहा है देश में? नहीं, मजाक ही चल रहा है। और आपको एक बात और बता दूं भाई साहब कि हम लोगों का एक सामाजिक संगठन है जिस पर हम तमाम गरीब लोगों को राशन किट मुहैया कराते थे। जब मैं पहले शुरू में जा रहा था मुहैया कराने के लिए, उनको उपलब्ध करा रहा था, मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब मुझे निकलने में डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? जो हालात हैं वो बहुत भयावह हैं और 1 महीने के अंदर अंदर इसके दुष्परिणाम आज आप मुझे डिबेट से पहले बता रहे थे कि आज 15 केस लखनऊ में आए हैं फिर जी। और नहीं, मैंने कहा अब तो जिससे फोन पर बात करिए उसके घर के अगल बगल आपको केस दिखेगा। तो अब क्यों हम इसको प्रायोरिटी से, ये 2 दिन से क्या है, हर आदमी इकोनॉमिस्ट है? क्योंकि ना मेरे प्लानिंग तब थी ना अब है। ओके, हमने कहा नहीं, हम एब्रप्टली गए और एब्रप्टली बाहर आ गए। ये घातक है, बहुत जबरदस्त तरीके घातक है और ये किस महामारी की तरफ हमको ले जाएगा ईश्वर ही जानता है। अच्छा, कल डॉक्टर नरेश त्रेहन मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि अगले 4 हफ्ते में पीक पर हो सकता है कोरोना और 2 लाख केसेस संभावित हैं, और अगर हमने लापरवाही की, ये वर्ड उन्होंने जोड़ा, अगर लापरवाही की तो हम लापरवाही कर रहे हैं, तो ये हम 10 लाख मरीज हो तो सकते हैं। हम 10 लाख 10 लाख का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? हमारा हेल्थ सिस्टम भारत का, वो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आपके इसी चैनल पर आदरणीय मंत्री जी ने कहा था कि 11,000 आइसोलेशन बेड्स हमारे को याद होगा, और आदमी के बीच में 11 आइसोलेशन बेड हैं। आप सोच लीजिए कि कहां आदमी जाएगा और क्या करेगा और किस तरीके की। तो क्या यह बात है कि हमने कोरोना को अब बैक बेंच में डाल दिया? तय बात यह है कि सरों ने यह कहकर कि भाई आपको कोरोना के साथ रहना सीख लिया, क्या हमारी जिम्मेदारी, बच पाओ तो बच लो, बच पाओ तो बच लो। क्या बात कर रहे हैं हम? एकदम मैं गंभीर उस मुद्दे पर, मैंने कहा नहीं कि अब घबराहट हो रही है, जो स्थितियां हैं सड़क पर, और अभी मेरे सामने से एक ट्रक निकला है। स्टे होम की भी बात कोई नहीं करता। अभी भाई साहब एक ट्रक निकला है जिस पर 100 से ऊपर आदमी ठुसा पड़ा हुआ था और वापस शहर से बाहर मतलब फैजाबाद रोड पर जा रहा था। आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। आलोक, बहुत स्वागत आपका। अभी भी सड़कों पर मुझे भीड़ दिख रही है, अभी भी मजदूरों का पलायन जारी है, लोग भूखे हैं, परेशान हैं, जो साधन मिल रहा है जा रहे हैं, नहीं तो पैदल जा रहे हैं। आपके पास क्या इनपुट है? सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज वेट। यस, आलोक वर्मा, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि सरकार ने ये जो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, तो मेरा मानना है कि ये अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ा रहे हैं, ये कोरोना को बढ़ा रहे हैं। अभी तक बार बार हम यही कह रहे थे कि ये कोरोना अभी शहरों में है, महानगरों में है, अगर ये गांव तक आया तो इसके बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप देख लीजिए, जिस दिन से शराब की दुकानें खुली हैं ये गांव में, और मजदूर जब से आने लगे हैं बाहर से, ये गांव में भी कोरोना आ गया है। शराब जब बिकना नहीं शुरू हुई थी नवीन जी, तब 52 जिलों में था यूपी में कोरोना, और आज 74 है। ब्रजेश जी 74 है, चंदौली बचा है, वो भी हो जाएगा, ये भी पक्की बात है, वो हो जाएगा, क्योंकि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन जो किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, कौन सा क्वारंटाइन? सुन लीजिए, एक स्कूल है, तो क्वारंटाइन वर्ड की बेइज्जती हो रही है। एक स्कूल है, तरह से क्वारंटाइन किया जाता है। ब्रजेश जी, इस वर्ड को इजाद करने वाला दुखी शर्मिंदा होगा। ब्रजेश जी, बाराबंकी में एक साई पीजी कॉलेज है, 6 कमरों का स्कूल है, उसमें 90 आदमी क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, आप सोच लीजिए। और कल क्वारंटाइन करने के बाद आज उनको छोड़ दिया जा रहा है। वो गांव में जाएंगे और गांव में जाने के बाद क्या हालात होंगे इसका अभी भी मजदूर भाई लोग पैदल चले आ रहे हैं। देखिए मजदूर अभी भी, देखिए ये अर्थव्यवस्था, सुनिए ब्रजेश जी, ये बहुत ही देख के और बहुत ही सुन के बहुत शर्म आती है कि जो मजदूर हैं उनके लिए देख लिए क्या व्यवस्था है, और जो बड़े लोग शर्मिंदा होते हो, शर्मिंदा जिन्हें होना चाहिए तब उन्हें हो, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे? ब्रजेश जी, हम शर्मिंदा इसलिए होते हैं कि हमारे गांव के जो लोग, हमारे भाई बहन जो बाहर कमाने के लिए गए थे, उनको ऐसी बदतर हालत में छोड़ दिया गया। आज वो आके अपने दुखों को बता रहे हैं कि मकान मालिक ने वहां पे उनसे कमरे के किराए के नाम पे उनके बर्तन रखवा लिए, उनके कपड़े रखवा लिए, और वो पैदल, उनको पैसा नहीं मिला। लेकिन इनके पास तो एमएसएमई है, बता रहे हैं, वो उससे ठीक कर देंगे। देखिए एमएसएमई का इनका यंत्र क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन एमएसएमई तो तभी जिंदा रहेगी ना जब आदमी रहेगा। आदमी सब चला जाएगा तो एमएसएमई को क्या करेंगे ये। और वीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की? से भी पूछ लीजिए क्या रहेगा। वायरस लगातार फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में? क्या प्रिकॉशंस ले रही है सरकार? और कोरोना की बात अब क्यों अचानक से एकदम हर कोई करना ही नहीं चाहता? मैं किसी से कोरोना पे सवाल करता हूं तो मुझे अर्थव्यवस्था पे जवाब देने लगता है, ये क्यों हो रहा है? विपिन जी थोड़ा वेट करिएगा, मैं आता हूं आपके पास। यस वीरेंद्र जी, गो अहेड। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे विचार हैं। जी सर, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई रुपया गिर रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ ब्रजेश जी, रुपया गिर नहीं रहा है, रुपया धीरे धीरे नीचे जा रहा है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। कहने के 2 पक्ष होते हैं। ओके, तो ये बात नहीं समझते हैं ना। हाँ,
देखिए यूपी में तो 74 जिले हैं ही, और आगरा में 780 के करीब हो चुका है वहाँ पर मरीजों की संख्या। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आई है कि जो करीब 4000 के लगभग 3728 लोग हमारे यहाँ पीड़ित हैं, उसमें युवा बहुत ज़्यादा हैं। 48% युवा कोरोना से पीड़ित है उत्तर प्रदेश में। 1783 यूथ पीड़ित 3728 में 1783 युवा हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, युवा वो है जो 20 से 40 साल के बीच के लोग हैं, और सबसे कम पीड़ित बुजुर्ग हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि दुनिया में हो रहा है उससे अलग ट्रेंड है अपने यहाँ। हाँ बिल्कुल, अपने यहाँ अलग ट्रेंड है। आज अर्थव्यवस्था की बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं विदेश ले चलूँ, पहले आपको बताऊं कि अमेरिका में 3.3 करोड़ नौकरियां गई हैं, उसमें काफी संख्या में भारतीय भी हैं। उनकी नौकरियां तो गई, उनके सामने एक चुनौती और आई है कि अमेरिकी सरकार ने ये कहा है कि आप लोग 60 दिन में अमेरिका छोड़ दें, अपने देश वापस चले जाएं। अरे तो ये बेरोजगारी की दर वहां पर 2% से बढ़ के अब 14% तक पहुंच चुकी है। तो इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन अब चूंकि देखिए आज अर्थव्यवस्था में कहा गया भाई बूस्टर डोज दिया गया, एमएसएमई को दिया गया तमाम, अरे बैंक से कोई लोन आज तक बिना घूस के पास ही नहीं हुआ, तो चाहे जितना डोज दे दो, डोज सरकारी कर्मचारी को भले लग जाए, जो लोन लेने जाएगा उसको तो इंजेक्शन ही लगना है, वो भी खाली गैस वाला, और चिल्लाते हुए निकलेगा बैंक से, हाय मार डाला। विजय जी एक बहुत बड़े नेताजी थे, उनके बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते थे। देखो हम लोग कितनी भी गंभीर बात कर लें, बीरेन जी की अपनी बात ना एकदम सटीक होती है। देखिए हम आपको बताऊं, एक बहुत बड़े नेताजी थे, उनके बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते थे। तो उस बच्चे से एक बार ये कहा गया गरीबी पर निबंध लिखो, तो उस बच्चे ने जो निबंध लिखा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। उसने लिखा कि एक गरीब परिवार था, माता पिता भी गरीब थे, और परिवार में 4 नौकर थे, वो चारों गरीब थे। एक मर्सिडीज कार थी, वो भी टूटी हुई थी, और बच्चों के पास पुराने आईफोन थे। घर में केवल 2 एसी थे, वो भी सेकंड हैंड थे, और सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर पा रहा था। तो ये गरीबी की परिभाषा जो नए जमाने की है। ये बता रहे हैं कोई एमएसएमई करके कुछ ये लोग शुरू कर रहे हैं यूपी में, तो उससे बहुत ढेर सारे लोगों को बता रहे थे नवीन भाई की नौकरी वगैरह प्लान कर रहे हैं देने का। देखिए सरकार की कोशिश उत्तर प्रदेश में गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छा आज ये सोच रहे होंगे किस मुसीबत में फंस गए। नहीं, एमएसएमई में ब्रजेश जी बहुत सारी चीजें आती हैं। मेरा तो सुझाव है कि ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देना चाहिए, वहां भी तमाम उद्योग की संभावनाएं, सब परेशान घूम रही हैं महिलाएं, उनको भी जाना चाहिए। क्यों पुरुष नहीं घूम रहे हैं? पुरुष तो इधर उधर बाल कटवा ही ले रहे हैं और दाढ़ी अपने हाथ बनाते हैं। देखिए शराब बेचने के बाद भी अगर अर्थव्यवस्था में ना सुधार हुआ हो, तो एक सज्जन ने सुझाव दिया है कि अफीम और गांजा पर भी थोड़ा हाथ में आजमाए सरकार, तो हो सकता है कि कुछ और मजबूती मिले। ये शराबी चले कहाँ गए अचानक से? अपने गाजीपुर ले चले जहाँ अफीम की फैक्ट्री है। ये अचानक शराबी चले कहाँ गए? अब तो शराब की दुकानों पे सन्नाटा है। हाँ, मुझे तो लगता है वो वक्त ना आ जाए सुरेंद्र जी कि शराब की कंपनियां सैंपल भेजें कि देखिए हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसको यूज करके देखिए। पहले जैसे पहले क्रीम आती थी घरों भेजी जाती, इसको लगा लो गोरा हो जाओगे। उत्तर प्रदेश उसका सैंपल होगा सर, सैंपल सर्वे होगा उत्तर भेजेंगे दारू बेचने पीने पिलाने के लिए। हाँ, मतलब मुझे लगता है आदत छूट रही है, ये अच्छी बात भी है, इट्स गुड साइन। ये तो बढ़िया बात है। नहीं, वैसे शराबियों ने सरकार को आश्वस्त किया है कि जब तक हम जिंदा हैं अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने नहीं देंगे, कतई घबराइए नहीं। और हमारे यहाँ जिस चीज को बुरा माना जाता था आज वो अच्छी बन के उभरी है। जी आऊंगा सर, आता हूँ मैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कंक्लूड करिए वीरेंद्र जी, कि ये लड़ाई जनता के साथ साथ सरकार भी लड़ रही है और गंभीरता से लड़ रही है। हमारे तमाम अफसर ऐसे हैं जिनके काम से सरकार को कुछ न कुछ कहा जाए सम्मान मिल रहा है, वो जो लोगों के लिए जो भी थोड़ी बहुत व्यवस्था कर पा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जितने मजदूरों को आने का और सुविधा देने का दावा करती सरकार, उसका 2 गुना मान लियो। अगर सरकार कहे 5 लाख मजदूर आए, तो आप मान लीजिए कि 12 लाख 15 लाख मजदूर आया, और ये उसको सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अब ये गांव-गांव की हालत क्या होगी? ये जो 40 दिन बाद खुला, ये तो सबको सोचना होगा गंभीरता से। जी 4 लाइनें कहूंगा जो देश में सब कुछ अच्छा होने की बात आ रही है सामने।
वो भी सुने। और उसके बाद आज ब्रजेश जी 2 शेर सुनाऊंगा, दोनों सुनिएगा। हाँ। कि आज ये हवाएं इतनी ठंडी क्यों हैं और इसके शहर में इतनी मंदी क्यों है। और उन्होंने तो कहा था कि सीधे सीधे चले आना, फिर इतनी पगडंडी क्यों है। जो लोगों ने इस देश में तमाम सारे सपने दिखाए थे उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सड़क वो पर तो भीड़ चल रही आत्मनिर्भर है ना, सब मजदूर आ रहे हैं। जो सड़क पर भीड़ चल रही, गरीब बच्चे, गरीब परिवार जा रहे हैं, उनके लिए कहूंगा 4 लाइन कि पेट की भूख ने जिंदगी के हर एक रंग दिखा दिए, जो अपना बोझ ना उठा पाए भूख ने उनसे पत्थर तक उठवा दिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेन जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं, ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे और इस एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें बड़े पैमानों पर लोगों का रोजगार गया है, उसका क्या होगा। एमएसएमई कंपनी हो या मझोले स्तर की कंपनी, इनके पास वर्किंग कैपिटल बचा है क्या। और दूसरा, जब लेबर फोर्स गाँव को चली गई हो वापस, तब हम बड़ी इंडस्ट्री या मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को शुरू कैसे कर पाएंगी, ये एक बड़ी चुनौती है। तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल से लड़खड़ाई हुई है, रुकी हुई है, उनको रीस्टार्ट करने के लिए क्या कुछ स्कीम, क्या कोई वृहद कार्य योजना सरकार के पास है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिछले महीने मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब चर्चा की थी तब ये बात उठाई गई थी कि लॉकडाउन में जाना एक जटिल प्रक्रिया होती है किसी भी देश के लिए। जब आप पूरे देश को पे पाबंदी लगाते हैं और वो भी सख्त पाबंदी लगाते हैं तो आपने बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जब हम लॉकडाउन में गए तो एक वो जटिल प्रक्रिया थी जिसको अपनाते हुए हम लॉकडाउन में गए, वक्त की ज़रूरत भी थी। लेकिन लॉकडाउन से बाहर आना उससे भी जटिल प्रक्रिया है। दुनिया के कोई भी मुल्क आंकड़ों के आधार पर, विश्लेषकों की राय के आधार पर, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर और एक वृहद कार्य योजना बनाकर सबने अपनी इकोनॉमी को रीस्टार्ट किया, रीओपन किया। भारत भी उन्हीं मुल्कों में शामिल होने जा रहा है जो अपनी इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं 17 मई के बाद। लेकिन इसका तरीका क्या होना चाहिए, हमारे पास परमानेंट मेजर्स क्या होने चाहिए, हम सिर्फ टेम्परेरी पर ही फोकस क्यों कर रहे हैं। और ये हमने देखना है कि हमें कोरोना की लड़ाई प्राथमिकता के आधार पर लड़नी चाहिए, क्योंकि उसी की कीमत हमने इन 50 दिनों में चुकाई है। तो ऐसा ना हो कि हम कोरोना की लड़ाई को छोड़कर अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए दौड़ें, क्योंकि कोरोना से भारत को बचाने के लिए हमने सब कुछ ठप कर दिया था, अर्थव्यवस्था रोक दी थी। तब हमने एक बड़ा फैसला किया था, क्योंकि तब हमारे लिए राष्ट्र ज़रूरी था, राष्ट्र प्रथम, देश जरूरी है, एक एक आदमी की जान ज़रूरी है। अब जब 45 दिन में ही अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बदतर हो गई, हम इसे रीओपन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, रीओपन होना चाहिए, लेकिन सिस्टमैटिकली होना चाहिए, फेज्ड इन प्रोसेस के तहत होना चाहिए। और दुनिया के दूसरे मुल्क जो लॉकडाउन से बाहर आए तो उन्होंने क्या तरीके अपनाए, उनके पास क्या मेजर्स थे, क्या आंकड़े थे। अभी भारत सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि हमारे यहाँ कितने करोड़ लोग बेरोजगार हुए, हमारी कितनी इंडस्ट्री बंद हुई, हमारे किस इंडस्ट्री के किस सेक्टर को कितने फंड की दरकार है, हम उन्हें कैसे उपलब्ध कराएंगे। क्या सिर्फ कर्ज देना ही विकल्प है? क्या कर्ज लेने के लिए विपिन मल्हान और उनके दोस्त साथी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या तैयार हैं? वो लोन किस कीमत पे मिलेगा, हमें ये भी देखना है। चौथी सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री कोई कह देने से शुरू नहीं हो जाएगी कि इंडस्ट्री खोल दो और इंडस्ट्री खुल गई। इंडस्ट्री एक साइकिल में चलती है जिसमें रॉ मटेरियल भी होता है, लेबर फोर्स भी होती है, मार्केट भी होती है, डिमांड जनरेट करनी होती है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो ये सारे चक्र को हम कैसे एक साथ, जिसे हम साइकिल कहते हैं, इसे वापस हम कैसे चला पाएंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिहाजा हमें आनन फानन में आके सिर्फ ऐलान नहीं कर देना चाहिए, बल्कि एक कंक्रीट सॉलिड प्लान के साथ हमें इकोनॉमी रीस्टार्ट में जाना चाहिए। लेकिन कोरोना से हमारी लड़ाई प्राथमिक होनी चाहिए, सर्वोच्च होनी चाहिए, क्योंकि उसी की कीमत ये देश चुका रहा है।
तो जब हमने राष्ट्र को बचाने का संकल्प लिया हुआ है तो हमें अपने संकल्पों से हटना नहीं चाहिए। देश पहले, अगर ये देश रहेगा हम आप रहेंगे, अगर ये देश रहेगा इंडस्ट्री रहेगी, अगर ये देश रहेगा बाजार रहेगा, अगर ये देश रहेगा लोकल रहेगा, अगर ये देश रहेगा तभी हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे पहुंचा पाएंगे। लिहाजा राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर ही चलना चाहिए। तो कोरोना से इस लड़ाई में अर्थव्यवस्था को आगे करके क्या हम इस लड़ाई को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात, क्या इसका कोई सॉलिड रीओपनिंग प्लान है? अगर है तो उसे साझा किया जाना चाहिए। नवीन जी इस पर जवाब देंगे। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से कोरोना से लड़ाई हमारी प्रथम प्राथमिकता ही है और ये सबकी चर्चा है कि हमको धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना था। अर्थव्यवस्था को हमने खोलने का धीरे धीरे किया है और ये कोई अकेले किसी एक व्यक्ति ने बैठ के नहीं निर्णय लिया है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, विशेषज्ञों से लगातार बातचीत के क्रम में ही ये एडवाइजरी जारी हो रही है, उस पर काम हो रहा है। बार बार चर्चा दो विषय पर मैं बोलना चाहूँगा, बहुत गंभीर विषय पर चूंकि चर्चा हो रही है और सौभाग्य से आज का पैनल बहुत ही शानदार है और मेरे पुराने मित्र सुरेंद्र राजपूत जी भी आज है, तो बहुत सार्थक चर्चा भी होगी। देखिए, याद यही आते हैं आपको? हाँ नहीं, बिल्कुल मित्र हैं और बहुत अच्छे प्रोफेसर जानकार साहब भी हैं, दोस्त अच्छा होंगे, लगता है। मनीष जी भी दोस्त होंगे, देखिए, मैं भी दोस्त हूँगा आपका। दीर्घ काल की बात हो रही है और तात्कालिक बात हो रही है। एमएसएमई को जब हम बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह तात्कालिक की नहीं है, यह दीर्घकालीन है। कारण क्या है ब्रजेश जी? कि जो मजदूर, सुरेंद्र भाई रुकिएगा, इनको जो बात मजदूर कंप्लीट पलायन करके आ गए हैं, उनको उनके नेटिव प्लेस पर ही अगर हम रोजगार उपलब्ध कराएं तो एक भविष्य की जो बड़ी समस्या है, जो शहरों को हमारा पलायन है, कहीं उसको भी हम रोक सकते हैं। बार बार आपने बहुत अच्छी अर्थशास्त्र की चर्चा की कि उद्योग कैसे शुरू हो जाएंगे, सिर्फ पैकेज देने से, वर्किंग कैपिटल से नहीं होंगे, उसमें रॉ मटेरियल, मार्केट साइज, ये एक डिमांड भी जनरेट करनी पड़ेगी। हाँ, ये सप्लाई चेन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सप्लाई चेन पर भी बोला कि सप्लाई चेन भी हमें जनरेट करनी होगी। जहां हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं ब्रजेश जी, आज मैं एक और चैनल पर डिबेट पर था, लोगों ने कहा कि मजदूरों के पलायन पर कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हुए। केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी करेगी, केंद्र सरकार आपकी वित्तीय मदद करेगी, राज्य सरकारों को और उनकी एजेंसियों को उसको इंप्लीमेंट करना है। आप याद करिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम 4 लाख लोगों को भोजन देंगे। 2 दिन 3 दिन मजदूर को जब कुछ नहीं मिला तो वो पलायन के लिए मजबूर हुए। महाराष्ट्र की वही स्थिति हुई। तो एक मित्र ने यह कहा कि साहब आपने जीएसटी का पैसा नहीं दिया राज्यों को, इसलिए राज्य कुछ नहीं कर पाए। देखिए, जहां चाह होती है वहां राह होती है ब्रजेश जी। उत्तर प्रदेश, अगर जीएसटी का पैसा राज्यों को नहीं मिला तो वह उत्तर प्रदेश भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की चाह भी थी, इसलिए राह भी बनी। लाखों की संख्या में मजदूरों को हम ले आए, क्वारंटीन भी किए और उनको 15 दिन का राशन देके ही हमने उनको घर भेजा। आंकड़ों में हो सकता है कि 15 लाख हैं कि 5 लाख हैं, 12 लाख हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे अव्यवस्था हो, जैसा मनीष जी ने या आलोक जी ने, सड़कों पे रेला चला आ रहा है, ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, भूटानी, चाइनीज, ब्रजेश जी मैं क्या कर रहा हूं, देश के लोग नहीं होंगे। ये है, इसलिए इस समय आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। अभी हमको आवश्यकता इस बात की है कि कैसे हम कोरोना से लड़ाई भी जीते और अपनी अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित करें। यही मैं उसके लिए सबके सकारात्मक सुझाव, ये राजनीति करने का वक्त और नहीं एक है। चीज और है, यह सत्य है, जमा करिए, यह सत्य है कि आंकड़े जमा करिए, आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं एक चीज बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार जो निर्णय ले रही है वो अकेले सरकार या सरकार में बैठे चंद लोग नहीं ले रहे हैं। यह निर्णय सबके साथ बातचीत करके सबके, जैसे शराब की बात मैं देखता हूं लगातार, आपके चैनल पर भी मैं एक दिन डिबेट पर था, बहुत सारे कमेंट्स हुए अच्छे खराब जो भी हुए, लेकिन यह निर्णय किसी केंद्र सरकार का नहीं था। विधायकों और मंत्रियों से भी तो बात करिए। बिल्कुल होगी लोगों को, लेकिन विभिन्न राज्यों में जो हमारे मुख्यमंत्री ने, तो उनकी भी कहीं ना कहीं से राय थी कि भाई इसको ये ऐसा किया जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, जब आप इकोनॉमी को रीस्टार्ट करते हैं, लॉकडाउन एग्जिट पॉलिसी बनाते हैं, तो आप इसका एक कंक्रीट प्लान बनाते हैं। क्या भारत सरकार ने कोई कंक्रीट प्लान आज प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कांग्रेस पार्टी क्या मानती है इस विषय पर? ब्रजेश भाई, इससे भी मैं आपसे बताऊं, दुखद जो बात है, आज झांसी बॉर्डर पर 50 किलोमीटर एक तरफ और 50 किलोमीटर दूसरी तरफ 100 किलोमीटर सिर्फ मजदूर ही मजदूर थे,
और उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं था। 100 किलोमीटर मजदूरों में उनको पानी तक नहीं मिला है। यह मैं आपकी सूचना के लिए बता रहा हूं। और उसके बाद हम बात करते हैं कंक्रीट प्लान्स की। जब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं कंक्रीट प्लान दे सकते हैं, हम मजदूरों को पानी नहीं दे सकते हैं, तो हम मजदूरों को रोजगार कहां से दे देंगे? जो प्रदेश ऑलरेडी बेरोजगारी की समस्या से इतनी बुरी तरीके से उलझ रहा हो कि जहां पर इस क्या नाम कोरोना से पहले 28% बेरोजगारी की दर हो, ब्रजेश जी, उस राज्य में आप 15 लाख और मजदूरों को आप कहां से रोजगार दे देंगे? आपने उनके नाम पर मजदूरोों के अधिकारों का एमएसएमई है ना इनके पास? आपके पास पैसा है नहीं। एमएसएमई है आपके पास एमएसएमई क्या है वो आपके सामने है। आदरणीय नवीन जी ने महाराष्ट्र की बात कर दी, गुजरात की बात इन्होंने नहीं की, सूरत से पलायन की और अहमदाबाद से पलायन की बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने बात और कही कि नहीं की नहीं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अकेले करेंगे तो करेंगे क्या? मुझे ये बताइए, रोजगार है कहां? आपके पास खाने को कहां है? अभी आप चलिए लखनऊ से बाराबंकी के बीच में 2 से 3 हजार मजदूर मैं आपको दे दूंगा। 2 से 3 हजार मजदूर ब्रजेश जी, जो बेचारे सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया हमें किसी सूरत में घर पहुंचा दो। क्वारंटाइन की स्थिति ये है बाराबंकी में, अभी जैसे वर्मा जी ने बताया। दूसरा, एक क्वारंटाइन को किया था इन्होंने, देसी नाम दीजिए सर, क्वारंटाइन की तो बड़ी बेइज्जती पाया हो रही गया, है। जिसकी लाश से कीड़े निकल रहे थे। ठीक है ना? अब आप आ जाइए इकोनॉमिक पैकेज पर। इकोनॉमी पहले जब मजदूरों को रोकना चाहिए, जब भेजना चाहिए था, तब तो आपने रोका मजदूरों को। अब जब आप इकोनॉमी ओपन करने की बात कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि मजदूर घर भी जाओ। अब मैं प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को इस कार्यक्रम में जोड़ता हूं। नवीन जी सर 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड। नवीन जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सबसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ दुर्भाग्य यही है कि वो भाषण भी खुद ही देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी राशन भी खुद ही देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, मेरे 2 सवाल हैं सर आपके। पहली बार लार्ज मुख्यमंत्रियों की स्केल की जो इंडस्ट्रीज है, जिनको हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, 3 मुख्यमंत्री बोलते इस इंडस्ट्री में सर्वाधिक जॉब्स गई हैं। जो ये बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, इसका मेजर पोर्शन मोर देन 36% लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का है। हम ये जॉब वापस कैसे क्रिएट करेंगे? दूसरा सवाल यह कि हम डिमांड को कैसे जनरेट करेंगे? जिस पूरे साइकिल की बात हो रही थी, जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर कंज्यूमर डिमांड जनरेट करने तक की बात है, इसका कोई सॉलिड एक्शन प्लान होना चाहिए। मनोज जी। देखिए ब्रजेश जी, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज को रीओपन करने के अब एक नए चैलेंजेस हैं और लॉन्ग टर्म इसमें काम होगा, बहुत आसानी से नहीं हो सकता है। मजदूरों की जहां तक पलायन की बात है, तो एक बहुत स्पष्ट यहां पर रुख है कि जो विकसित राज्य थे, जो सुदृढ़ राज्य थे, वहां से गरीब राज्यों की ओर आए। यानी कि गरीब राज्यों और पिछड़े राज्यों ने एक बड़े राज्यों को या जो आगे के राज्य थे वो संभाल नहीं पाए, हम संभाल रहे हैं। एक ये तो पैटर्न स्पष्ट है। अब बड़े उद्योगों को डायरेक्ट आप नहीं ला पाएंगे फ्रंट पर। उसके लिए जैसे अभी बात हो रही है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओपन करना पड़ेगा, इनफॉर्मल सेक्टर ओपन करना पड़ेगा। अब अगर एमएसएमई से परहेज है तो मैं आपको कह दूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ओपन करना पड़ेगा और इसी के माध्यम से आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सोचें कि एकदम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि लेबर का एक विश्वास चाहिए। अब इस समय लेबर वापस जाएगा, किस आधार पर जाएगा? अभी डिमांड भी एकदम से जनरेट नहीं होगी। आप ये मत मान करके चलिए कि अर्थव्यवस्था 1 महीने या 2 महीने में रिकवर कर लेगा। अगर हम 3 महीने या 4 महीने में जी, अगर जैसे मान लीजिए कि जीएसटी हमारा 25,000 करोड़ रुपए रह गया था, 1/4 रह गया था मार्च में। अगर मान लीजिए कि जीएसटी मई में हम 25,000 करोड़ रुपए कर ले जाते हैं, जून में हम 40,000 करोड़ रुपए जीएसटी कर ले जाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा डेवलपमेंट का कि हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा ना, कोरोना बहुत तेजी से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था के साथ दोनों का तालमेल बिठाना होगा और हम इसको भी बहुत तेजी से विपिन मल्हन जी, विपिन मल्हन जी, क्या चैलेंजेस इंडस्ट्रीज इस वक्त फेस कर रही हैं? आप लोग विपिन जी, क्या चैलेंजेस इस वक्त महसूस कर रहे हैं? सर, इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे आगे यही है कि हमारे उद्योग खुलेंगे कब और कैसे खुलेंगे। सरकार के पास इसका कोई रोल मैप है कि नहीं है।
मैं कल रात से ही, जब से प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई का बोला है, तब से ही हर चैनल पे एमएसएमई 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 ही वर्ड सुन रहा हूं। सच्चाई में तो ये है कि हमें मिला क्या, किसी भी व्यक्ति ने अभी तक ये नहीं देखा कि क्या एमएसएमई को एग्जैक्ट मिला क्या है। सिर्फ क्या ये वाकई पैकेज था? ये पैकेज नहीं है, ये सरकार की तरफ से एक हेल्प है कि आपको एक हेल्प दी गई है कि आप इस तरीके से अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए का जो इन्होंने पैकेज दिया है, या जो बैंकों को लोन देने के लिए हमसे कहा गया है, तो क्या हमारे ऊपर तो पहले ही बहुत सारे लोन चल रहे हैं, उसका तो हम ब्याज पे नहीं कर पा रहे हैं बैंकों को, और ऊपर से हम और लोन ले लें, और वो लोन लेके हम श्रमिकों की तनख्वाहें दे दें, वो लोन लेके हम जीएसटी पे कर दें, वो लोन लेके हम बिजली के बिल पे कर दें। मतलब बैंकों से लेके हम सब कुछ पैसा वहां देके हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ब्याज पे करते रहे। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा चीज नहीं दी हमें कि हम अपनी इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे, हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। बचा हुआ है। एमएसएमई का सर्वाइवल तभी होगा वर्किंग कैपिटल है आपके पास, प्रोडक्ट बनेगा। वर्किंग कैपिटल है आपके पास? ना हमारे पास इस टाइम वर्किंग कैपिटल है, हमारे पास मार्च की ना वर्किंग कैपिटल है इस टाइम, ना इस टाइम हमारे पास रॉ मटेरियल है, ना हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बिकने के लिए मार्केट है। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आज कनाडा, इटली, फ्रांस, अमेरिका, दूसरा बात, एक बात ये बताइए, आप बता रहे थे कि नोएडा में करीब 8 लाख मजदूर रहता है, तो इंडिया के जो विभिन्न फैक्ट्रीज में काम करता है। 8 लाख लेबर जी, ये लेबर है या चला गया? एक सेकंड, बहुत गंभीर प्रश्न, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक सेकंड, मेरा सवाल बहुत गंभीर, मेरा सवाल हो जाने तो मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा जी। 1 मिनट रुक जाओ। क्या ये 8 लाख लेबर अभी है नोएडा में या सब चला गया है? ब्रजेश जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि 8 लाख नहीं, अब कम से कम यहाँ पे 3 लाख वर्कर रह गए, शायद यहाँ से 4-5 लाख वर्कर यहाँ से जा चुका है। ओके, यस नवीन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए। देखिए, अभी उद्योगपति महोदय ने बहुत अच्छी बातें कही कि हमारा वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल नहीं है, मजदूर नहीं है, और जो हमको रिलीफ मिलेगा उससे हमको बिजली का बिल देना होगा, हमको ये देना होगा, सैलरी देना। पहली चीज, आपने मजदूरों को सैलरी दी होती तो पलायन नहीं करना पड़ता, अब बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है, फिर आपकी वर्किंग कैपिटल गई कहां? आप इसको इस तरह से मत ट्विस्ट करिए। आप लोगों ने भी अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता और अपने वर्किंग कैपिटल से मजदूरों को भुगतान किया होता तो लाखों मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ता। आप झूठ बोल रहे हैं, आप पलायन से आप झूठ बोल रहे हैं। जिस टाइम प्रधानमंत्री हमारी फैक्ट्रियों के सारा खराब हो को भी हमने इतना घर में राशन और घर में अमाउंट हमने हर एक के घर में पहुंचाया। एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि अगर श्रमिकों को तनख्वाह दिया है तो नवीन जी, आप किसी इंडस्ट्री से बोल रहे हैं? आप नहीं नवीन जी, किसी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। ही जबरदस्त आप ऐसा व्यवहार नहीं, गलत दी नहीं, आपने बिजली का बिल दिया नहीं, एक सेकंड, आपने बैंकों का लोन चुकाया नहीं, अगर उद्योगपति अपने निर्वहन करते, इनकी नस दबा दी ना, दर्द कैसा हो रहा है आज इन लाखों में। माननीय महोदय, ये सुन लीजिए, पक्ष के बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक डिबेट कर रहे हैं कर्मचारियों के, मजदूरों के। आपने श्रमिकों को कितना भुगतान किया, रुकिए, कितना बिजली का बिल जमा किया, कितना जीएसटी जमा किया, कितना बैंकों का इंटरेस्ट, क्या गुस्सा हो रहा है बता दीजिए। मनीष जी, गो हेड। उन्होंने सच्ची बात कह दी तो आप सच्ची बात मैं भी तो पूछ रहा हूं, बोलिए मनीष, मेरा प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मनीष सिंधवी जी की बात को आप एक मेरे सवाल जवाब दीजिए। आपने एक लाइन में कहा कि वर्किंग कैपिटल हमारा खत्म हो गया। एक सेकंड, श्रमिकों को भुगतान किया नहीं, बैंकों को भुगतान किया नहीं, बिजली का बिल दिया नहीं, जीएसटी जमा किया नहीं, सारी गलती खत्म हो गया आपका। जानते हो क्या गलत मत बताइए, आप सकारात्मक सुझाव दीजिए। सुनो तो, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और पहले लगाइए। 1 मिनट सुनिए तो,
इनकी गलती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एक्चुअली, और आप मैं सरकार में हैं, ब्रजेश जी सिर्फ इसलिए एक इनकी प्रश्न छाती पूछ पे रहा बैठ हूं। के गर्दन दबा मैं रहे बड़ी हैं। विनम्रता से पूछ ओके, रहा हूं मनीष भाई, go ahead, कि please, इनका भाई साहब। वर्किंग कैपिटल कहाँ बोलिए, खत्म हो मनीष गया भाई। ये बता दें हमें। ब्रजेश जी सवाल रिपीट कर दीजिए प्लीज। मेरा सवाल ये है, अब हमको ब्रजेश जी इनसे ये बात कहिए कि जिस टाइम लॉकडाउन हुआ, जहां जहां से हमारी पेमेंट्स आनी थी, सारी पेमेंट हमारी ब्लॉक हो गई पीछे से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया। जहां से भी हमने पैसा हमारा आना था उन्होंने साफ मना कर दिया। वो लोग भी मंदी के जवाब कारण दो नवीन जी अब। आज हाँ। तीन का किसी को खत्म हो गई। 4 दिन नवीन का जी समय प्लीज दिया जा रहा कॉपरेट, है। प्लीज कॉपरेट। ओके, यस मनीष जिस सिंह जी, टाइम आपकी क्या आने वाले circulation समय में और हमारे money सामने आपकी अर्थव्यवस्था बाजार का में क्या खत्म हो चैलेंज जाती है, है? उसके ओके, बाद रिपीट, लोगों रिपीट, ने- रिपीट। आप ऐसे और जो उद्योगपतियों ने सामान आपकी मजदूरों के फैक्ट्री प्रति के अगर अंदर कर्तव्यों का ओके, निर्वहन नहीं किया है, ओके। वो सारा का सारा वहां पे अरे आप उनकी- सिर्फ सरकार से उम्मीद रखते हैं, अपने कुछ नहीं करते हैं आप लोग। नहीं, इनकी गलती है धंधा कर रहे हैं। ओके मनीष भाई, बिल्कुल। go ahead। हाँ भाई साहब, अर्थव्यवस्था- गलती है इनकी, धंधा कर रहे हैं। ओके मनीष भाई, धंधा नहीं करा, गलत बयान कर एक रहे सेकंड हैं। रुकोगे ना? ऐसा है गलत कि जवाब अर्थव्यवस्था दे अरे रहे हैं। यही बहुत बड़ी गलती है कि हम इस हाँ बोलिए, हाँ, क्या गलती है आपकी? क्यों डांट रहे हो आप उनको? कि हम यहाँ आप पर अपने उद्योग चला श्रमिकों रहे हैं, के इससे प्रति अच्छा अपने तो हमने शराब कर्तव्यों की का दुकानें खोली आप हैं। बता दीजिए। शायद घर भेज हमें आपने अपने किसी से श्रमिकों को permission कितना नहीं लेनी भुगतान पड़ती। किया है? आप अपने फैक्ट्री का खाली उदाहरण बता दीजिए ओके। कि लॉकडाउन के बाद आपने ओके, श्रमिकों मनीष को भाई, कितना आपने भुगतान किया है? खाली ये बता दीजिए। आप ऐसे पहले नहीं थे, अभी अचानक पता नहीं क्या हो गया। 2020 ऐसा है तक कि- के मनीष जी, प्रत्येक go ahead। श्रमिक का पैसा उसको ओके, दिया गया है। विपिन भाई, अब तक नहीं दिया ऐसा है है। कि- आप लोग दिया था आप तो बोलिए, आप श्रमिक को घर बोलिए। छोड़ के भागना नहीं पड़ता आपको। यहाँ बैठ के नवीन एसएस भाई, करना प्लीज, इतना प्लीज। आसान नहीं है, चीजें बड़ी मुश्किल हैं। और अगर आप यूपी में एमएसएमई जिसकी आप बात लगातार कर रहे हैं उसका आंकड़ा उठाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से मैक्सिमम जो हैं वो शॉर्ट यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जिनके पास इतना वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा है, सरकार का आंकड़ा कहता है। सिर्फ 5,000 मीडियम इंटरप्राइजेस हैं और 0.33 मिलियन यानी लगभग 3 लाख के आसपास शॉर्ट इंटरप्राइजेस हैं और 63 मिलियन यानी 6.5 करोड़ के आसपास माइक्रो यूनिट्स हैं। तो बेसिकली माइक्रो यूनिट्स हैं जो 1-1, 2-2, 3-3 लोगों पर काम करती हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। मैक्सिमम धंधा उधार पर होता है, एक तरफ से पैसा आता है जाता है और वो वही साइकिल टूट गई है। वो साइकिल टूट गई है, उसको समझने की जरूरत है हमको। यहां से ये हाँ, डांटने से काम हाँ, नहीं ये चलेगा। काम नहीं चलेगा। और ओके, यस देखिए- ताहिरा जी, मैं माइक्रो ताहिरा जी, ताहिरा जी, नवीन भाई देखो, आज आप ज्यादती कर रहे हैं। नवीन भाई आज आप गलत कर रहे अभी हैं। ये बात हो रही प्लीज है वेट, नवीन भाई प्लीज वेट। आपको कोई अभी मैसेज बात मिल गया हो इसलिए रही है उत्तेजित हो रहे हो मुझे लगा इंडस्ट्रीज या है। फैक्ट्री बोलिए वाले जो ताहिरा है जी। वो उन्होंने मजदूरों को सैलरी नहीं दिया। मैं बिल्कुल नवीन जी से मानती हूँ कि उन्हें देना चाहिए था, लेकिन नवीन जी ये बताइए कि जो रिफॉर्म हुआ है लेबर लॉज में उससे क्या फायदा है? उससे तो मजदूर को बिल्कुल आपने गड्ढे में ढकेल दिया। हायर एंड फायर इज इजी। अब बेकारी भी उनसे कराई जा सकती है। वो मजदूर हाँ, जो नवीन जी ऐसे रुकिएगा, इतना दूंगा। परेशान था, अपना अपना देश अपना स्टेट छोड़ के दूसरी जगह जा रहा था, अब उसके लिए आपने और मुश्किल कर दिया। आपने उसको रिफॉर्म कर दिया यहाँ। अब उसका क्या होगा? अगर मजदूर की इतनी चिंता है आपको, जो नेशन की बिल्कुल बिल्ड टाइम कर मिलेगा, रहा है, आप जो कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो आत्मनिर्भर कर रहा है सबको, उसको तो आत्मनिर्भर होने दीजिए ठीक से। ऑलराइट, आलोक वर्मा, मजदूरों को लेकर जो नियम कानून है उसमें अब सिर्फ बंधुआ एक्ट बचा है, बाकी सब सस्पेंड है। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि इस समय जो और उस सरकार पे भी बेचारे इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपनी तकलीफ बताएं तो ये चढ़ दौड़ रहे हैं उनको। नहीं, सुनिए डांट रहे ब्रजेश हैं जी, उनको। ब्रजेश जी, इस और मुझे समय- अफसोस है कि सुरेंद्र राजपूत मदद भी नहीं कर रहे हैं। नहीं बोलिए सुनिए आलोक जी। ब्रजेश जी, इस समय जो सरकार की स्थिति है वो गांव में एक कहावत है ना कि बेमन भौरी मचवन बियाओ, ठीक है। हाँ। जबरदस्ती ब्रजेश भाई हम तो मदद सुन करने के लीजिए, लिए तैयार सुन हैं, लीजिए। लेकिन ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, बेमन भौरी मचवन बियाओ जो कहावत है वो सही है कि बिना मतलब दबाव का काम कराने से क्या फायदा जब आगे कोई मार्केट है नहीं सुझाव लेना करने का। चाहते हैं और और ब्रजेश जी, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि आज पिज्जा की कंपनियां बंद है, बर्गर की कंपनियां बंद है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि लोकल को ग्लोबल बनाओ, तो मैं नवीन जी से कहना चाहता हूं कि गांव के बाटी चोखा को ये अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से प्रचार कराएं, लोकल को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारी राज्य और केंद्र की सरकार निश्चित तौर पर कोरोना की अपनी लड़ाई को जारी रखेगी, प्राथमिकता के आधार पर जारी रखेगी। हमें एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है कि कोरोना की लड़ाई को हमें पीछे नहीं छोड़ना, कोरोना की लड़ाई को हमें हटने नहीं देना है। कोरोना से निपटना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के नाम पर ही हमने अपनी सारी अर्थव्यवस्था और पूरे देश को 45 दिन से ज़्यादा से लॉकडाउन कर रखा है। अब अगर हम इसमें कोई ढील देते हैं या कोई योजना बनाते हैं तो बहुत सोच समझकर बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस सावधानी के साथ हमने कोरोना का मुकाबला किया है, अब एक छोटी सी चूक बहुत लोगों की मृत्यु का कारण बन सकती है।
और हर एक का जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस देश में किसी वीवीआईपी का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।